बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने विद्यालय को अब तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय आपके घर लेकर आए हैं, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्य का परिचय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम इस विषय में कुछ बहुत ही सामान्य घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि दौड़ना, चलना, धकेलना, खींचना, खेलना, पढ़ना इत्यादि। दोस्तों, आमतौर पर हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कहते हैं कि काम हर वह चीज है जिसमें शारीरिक और मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपकी परीक्षाएं लगने वाली होती हैं या लगने वाली हैं, तो उसमें दोस्तों आप क्या करते हैं? उसमें आप अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा थक गए हैं। तो इस तरह से आप उस स्थिति में कहते हैं कि आपने आज बहुत ही ज्यादा काम किया है। परंतु क्या सच में आपने कुछ कार्य किया है? दोस्तों, अगर आप अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को देखें तो चलना, नाचना, खेलना, पढ़ना और बैठना, ये सब कार्य में ही आते हैं। तो दोस्तों, हर वो चीज जिसमें ऊर्जा का प्रयोग होता हो वह सब काम में ही आती है। परंतु दोस्तों, विज्ञान में कार्य को कुछ अलग तरीके से बताया गया है। विज्ञान में कार्य तब ही होता है जब वस्तुओं का विस्थापन होता है। चलिए इसी उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कोई एक लड़का है जो इस डिब्बे को हिलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश वह इस डिब्बे को हिला नहीं पा रहा है। उसको बहुत ही ज्यादा पसीना भी आ रहा है और उसकी बहुत ही सारी ऊर्जा भी चली गई है, परंतु ये डिब्बा हिल नहीं रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे कार्य शून्य है। चलिए दोस्तों, अब वही उदाहरण फिर से देखते हैं। दोस्तों, ये कोई एक लड़का है जो कि इस डिब्बे को हिलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लड़का क्या कर रहा है? ये पहले से भी ज्यादा बल का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण ये डिब्बा हिलने लग पड़ा है। मतलब वो अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर कार्य शून्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य तो जरूर हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कार्य का मतलब है विस्थापन। जब जब विस्थापन होगा तब तब कार्य होगा। तो दोस्तों, जब भी हम कार्य की बात करेंगे हम विस्थापन के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करते हैं या फिर अपनी जगह पर ही बैठकर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका विस्थापन नहीं होता, जिसका मतलब है यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होता है। वहाँ पर कार्य की संख्या शून्य होती। दोस्तों, बोलने में या फिर गाना गाने में कोई भी विस्थापन नहीं होता, जिसका मतलब यहाँ पर कार्य शून्य। जबकि दूसरे हाथ पर अगर आप देखें तो आप जब मैदान में खेलते हैं बॉल से, तो बॉल को आप लात मारते हैं और वह बॉल एक विशेष वेग के साथ एक विशेष दूरी तय करती है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं या फिर उनसे नीचे उतरते हैं, तो वहां पर आपके शरीर में भी विस्थापन होता है। मतलब आप एक स्थान पे दूसरी जगह पर विस्थापित होते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ काम जरूर हुआ है।
मतलब यहाँ पर कार्य की संख्या शून्य नहीं है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। तो इन सब उदाहरणों के आधार पर कार्य की परिभाषा के अनुसार जब बल किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु का विस्थापन उस बल की दिशा में ही होता है, जिसका मतलब है विस्थापन बराबर है कार्य के। कार्य वस्तु पर लगे बल के सीधे अनुपातिक होता है, जिसका मतलब है कार्य अनुपातिक है बल की, और कार्य वस्तु पर लगे बल के समान दिशा के विस्थापन के भी अनुपातिक होता है, जिसका मतलब है कार्य अनुपातिक है विस्थापन के। अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा कार्य अनुपातिक है बल गुना विस्थापन के, जिसमें हम कार्य को दर्शाते हैं W से और बल को दर्शाते हैं F से और विस्थापन को दर्शाते हैं S से। तो जिसका मतलब है W बराबर है F गुणा S के। कार्य की इकाई जूल होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कार्य का परिचय क्या है। अगली वीडियो में हम कार्य को और अच्छे से जानेंगे और जानेंगे कि ऊर्जा का परिचय क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। कार्य की मूल इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, मीटर। कार्य कौन सी राशि है? आदिश राशि, सदिश राशि, दोनों A और B, ऊपर में से कोई नहीं। ऊर्जा कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों A और B, ऊपर में से कोई नहीं। कार्य का सूत्र क्या है? E बराबर mv, S बराबर d भाग t, W बराबर F गुना S, ऊपर में से कोई नहीं। काम हो रहा है मतलब विस्थापन, कोई विस्थापन नहीं, दबाव, ऊपर के सभी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ विश्व युद्धों का इतिहास का तीसरा भाग। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था और उसके कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इस युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से ही शुरू हो गया था। पेरिस की शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। लेकिन आखिर इस विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण क्या थे? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। दोस्तों, सबसे पहला कारण था वर्साई संधि की विसंगतियां। पेरिस के शांति सम्मेलन में सिद्धांत की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते रहे थे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भांडाफोड़ कर जहां एक ओर विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं दूसरी ओर पराजित राष्ट्रों को सत्य से परिचित करवाया। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक राष्ट्र संघ बनाया गया था, जिसे अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशंस कहा गया। राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन अवसर मिलने पर ये सभी सदस्य देश अपने वादों से पीछे हटने लगे और इसी तरह राष्ट्र संघ विश्व में शांति बनाए रखने में असफल रहा। कई देश
साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होते चले गए और हिटलर और मुसोलिनी जैसे आक्रामक नेताओं की नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को और भी ज्यादा करीब ला दिया। दोस्तों, मुसोलिनी और हिटलर की नीतियों पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण था गृह युद्ध। गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थीं और यूरोप में अनेक संधियां हुई थी शांति बनाए रखने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना तो दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे और उनकी नीति भी समान रूप से प्रसारवादी थी। ये राष्ट्र वर्साई की संधि से क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साई की संधियों से बहुत लाभ हुआ था। और इसी तरह अनेक राज्य और इन गुटों में बंटते गए और शंका का माहौल पैदा हो गया और हर एक छोटी बात महत्वपूर्ण हो गई। इस तरह दूसरे विश्व युद्ध का असर और भी बढ़ गया। युद्ध का अगला कारण था हथियारबंदी। दोस्तों, गुटबंदी और संशय के माहौल से हर एक राष्ट्र असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राष्ट्रों ने अपना ध्यान सशस्त्रीकरण पे यानी कि हथियार इकट्ठे करने पे कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने करीब 40 करोड़ पाउंड का ऋण लिया और यह फैसला लिया कि 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय किया जाएगा। हर एक देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा था और नए नए हथियारों से हर एक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। इसी तरह नौसेना और सेना पर जोर दिया जाने लगा। इन सैनिक तैयारियों से हर एक राष्ट्र अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था और यह भावना पूरे विश्व में फैल रही थी। इस युद्ध का अगला कारण था राष्ट्र संघ की असफलता। दोस्तों, राष्ट्र संघ को शक्तिशाली देशों और सदस्य राष्ट्रों का भी सहयोग नहीं मिल रहा था। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले तो आसानी से सुलझा लिए थे, लेकिन जो बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले थे वहां पर यह संघ जो है वो असफल रहा। जब भी कोई निर्णायक कार्रवाई की घड़ी होती थी तो शक्तिशाली राष्ट्र अपने निहित स्वार्थ से हाथ खड़ा कर देते थे। इसी तरह राष्ट्र संघ विश्व में शांति बनाए रखने में असफल रहा। अगला कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। 1931 में यह मंदी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। जब 1929 में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया, यह स्थिति सबके सामने पूरी तरह से आ गई। इसके बाद सारे ही विश्व में क्रय शक्ति कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में बहुत ही भारी गिरावट आई। इस मंदी से कोई भी देश अछूता नहीं था। दोस्तों, इस दौरान कई नई विचारधाराओं का उदय भी हो रहा था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, हिटलर और मुसोलिनी की विचारधाराएं इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख थीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर और मुसोलिनी की विचारधाराओं का उदय हुआ, जो कि थी नाजीवाद, जिसकी शुरुआत हिटलर ने की, और फासीवाद, जिसकी शुरुआत मुसोलिनी ने की। दोस्तों, ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति के विषय पर बल देते थे। इसके फलस्वरूप इन दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई। साम्राज्यवादी लिप्सा को आधार बनाते हुए
जापान भी इस तरह की विचारधारा में शामिल था। जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। अपना साम्राज्य और भी बढ़ाने के लिए 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण के साथ ही जापान जर्मनी और इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अंत में हम बात करते हैं तुष्टीकरण की नीति की। दोस्तों, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। दोस्तों, पश्चिमी पूंजीवादी देश रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि रूस एक साम्यवादी राष्ट्र था। ये पश्चिमी देश चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह से सोवियत रूस पर हमला कर दे, और जब ऐसा हो तो वो हस्तक्षेप करके इन दोनों शक्तियों को बर्बाद कर दें। इसीलिए शुरू में ही पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते थे, और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ खींचने लगे ये सभी राष्ट्र। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हिटलर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते जर्मनी ने कई देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाना और हमने इस विश्व युद्ध के कारण देखे। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास की दुनिया में से ये पाठ जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम की और इस युद्ध के क्या परिणाम थे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रचनाएं। अध्याय रचनाएं को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचनाएं की भूमिका,
और रेखाखंड का विभाजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। रचनाएं की भूमिका में हम ये जानेंगे कि हम इस अध्याय में क्या जानने वाले हैं। कक्षा 9वीं में आपने एक पटरी तथा प्रकार का प्रयोग करके कुछ रचनाएं की थी, जैसे किसी कोण को समद्विभाजित करना या फिर किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक की रचना करना तथा कुछ त्रिभुजों की रचना करना इत्यादि, और उनका औचित्य भी दिया था। इस अध्याय में हम पिछली रचनाएं के ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये रचनाएं क्यों हो जाती हैं, इससे संबंधित कुछ गणितीय व्याख्या भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम इस अध्याय की पहली रचना। इस अध्याय में हम जो रचना सीखने वाले हैं वो है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन में हम यह जानेंगे कि अगर हमें एक रेखाखंड दिया हुआ हो और उसे हमें दिए गए अनुपात में विभाजित करना हो तो हम उस प्रकार के रेखाखंड की रचना कैसे करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी पहली रचना, जो कि है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इस रचना में हम मान ले रहे हैं कि हमें दिया गया है एक रेखाखंड AB और हम इसको m/n में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि m बराबर है हमारा 3 के और n बराबर है 2 के, यानी कि यहाँ पर जो हमने अनुपात लिया है m/n बराबर है 3/2 के। तो चलिए अब हम यह सीखेंगे कि हम रेखाखंड AB को किस तरह 3/2 में विभाजित करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रचना में हम रचना के साथ साथ रचना के चरण को भी लिखते हैं। तो चलिए जैसे जैसे हम यहाँ पर इस रचना में पटरी और प्रकार का प्रयोग करके रचना करेंगे, उसी प्रकार साथ साथ हम रचना के चरण भी लिखेंगे। तो इस प्रकार की रचना में हमारा जो पहला चरण होगा वो होगा कि सबसे पहले हम खींचते हैं रेखाखंड AB। ये हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया है कि किस तरह हम रेखाखंड AB खींचेंगे। उसके बाद हमारा अगला चरण होगा AB से न्यून कोण बनाती कोई किरण AX खींचिए, यानी कि अब हम AB से न्यून कोण बनाती कोई किरण खींचेंगे AX। ये हमने खींचा किरण AX। इसके बाद हमारा अगला चरण है AX पर 5, जो कि योग है m और n का, बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 बराबर हो A1 A2 के, A1 A2 बराबर हो A2 A3 के, A2 A3 बराबर हो A3 A4 के और A3 A4 बराबर हो A4 A5 के। यानी कि अब हम AX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने 5 क्यों लिया है। हमने 5 इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो m का मान दिया गया है वो है 3 और n का मान दिया गया है 2, और यहाँ पर हम उतने बिंदु को अंकित करेंगे जितना कि हमारा m और n का योग आएगा। तो यहाँ हमारे m और n का योग आ रहा है 5। तो यहाँ पर हम किरण AX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे और उन 5 बिंदुओं को हम इस प्रकार अंकित करेंगे कि सभी एक दूसरे के बराबर हो। तो ये रहे हमारे 5 बिंदुएं जिसे हमने नाम दिया है A1, A2, A3, A4 और A5। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 बराबर है A1 A2 के, A1 A2 बराबर है A2 A3 के, A2 A3 बराबर है A3 A4 के और A3 A4 बराबर है A4 A5 के। यहाँ पर हमने बिंदुओं को अंकित करने के लिए प्रकार का प्रयोग किया है। हमने पहले प्रकार को A पर रखकर चाप खींचे हैं। सबसे पहले हमने चाप खींचा है A1, उसके बाद A1 पर प्रकार को रखकर दूसरा चाप खींचा है A2, उसके बाद A2 पर प्रकार को रखकर तीसरा चाप खींचा है, उसके बाद A3 पर प्रकार को रखकर चौथा चाप खींचा है और उसके बाद A4 पर प्रकार को रखकर 5वां चाप खींचा है।
इस अध्याय में हम कहीं भी बिंदु को अंकित करेंगे तो उसके लिए प्रकार का प्रयोग करके चाप खींचकर उसे दर्शाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला चरण। हमारा अगला चरण है BA5 को मिलाइए। अब हम BA5 को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया BA5 को। उसके बाद हमारा अगला चरण कहता है बिंदु A3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A3 पर कोण A5B के बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हमें एक समांतर रेखा खींचनी है A5B के बिंदु A3 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने A3 यहाँ पर क्यों लिया है। A3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे M का जो मान है वो है 3 और यहाँ पर हम M के मान को लेकर रचना करते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए हम A3 पर कोण A5B के बराबर कोण बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोण A5B के बराबर कोण कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम वो कोण किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रकार को A5 पर रखकर एक चाप खींचेंगे इस प्रकार से और इतने ही माप का हम एक चाप A3 पर भी खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो हमने चाप खींचा है वो हमारे किरण AX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी प्रकार को वहां पर रखकर रेखा A5B पर वो चाप जहां पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसका माप लेकर हम एक और चाप खींचेंगे कुछ इस तरह से और बिल्कुल उसी माप को लेकर हम A3 से भी उसी प्रकार का एक चाप खींचेंगे। ये देखिए और उसके बाद हम उन चाप के प्रतिच्छेद को मिला देंगे A3 से कुछ इस प्रकार और वो समांतर रेखा AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम नाम दे देंगे C। इसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा AC अनुपात CB बराबर है 3 अनुपात 2 के। तो इस तरह हम दिए गए किसी भी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे मान ले कि इस विधि से जो हमने प्राप्त किया है विभाजन वही हमारा अभीष्ट विभाजन है। आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर A3C A5B के समांतर है इसलिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है कि A3 बटे A3A5 बराबर है AC बटे CD के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का और यहाँ पर हमें रचना से प्राप्त हो रहा है कि A3 बटे A3A5 बराबर है 3 बटे 2 के। और जब A3 बटे A3A5 बराबर होगा 3 बटे 2 के तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि AC बटे CD बराबर है 3 बटे 2 के। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 3 अनुपात 2 में विभाजित करता है। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की यह पहली विधि थी। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रकार की रचना की दूसरी विधि। दूसरी विधि है उसमें भी हम सबसे पहले रेखाखंड AB खींचते हैं। उसके बाद हम AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम AX के समांतर एक किरण BY खींचते हैं और वो किरण जो BY खींचेंगे हम उसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि कोण BAX बराबर हो कोण ABY के। उसके बाद हम किरण AX पर बिंदु A1 A2 A3 यानी कि जो हमारे M का मान होगा उतनी बिंदुओं को अंकित करेंगे और BY पर जो हमारे N का मान होगा उतनी बिंदुओं को अंकित करेंगे। AX पर हम अंकित करेंगे A1 A2 और A3 को और B1 पर हम अंकित करेंगे B1 और B2 को जो कि हमारे N का मान था। और जो हम बिंदुएं अंकित करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगी कि A1 बराबर होगा A1 A2 के और A1 A2 बराबर होगा A2 A3 के और A2 A3 बराबर होगा B1 के और B1 बराबर होगा B1 B2 के। इसके बाद हम A3 B2 को मिला देंगे और रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम नाम दे देंगे C। और यहाँ से
हमें प्राप्त हो जाएगा कि AC अनुपात CD बराबर है 3:2 के। तो इस तरह आपने यह सीखा इस अध्याय में कि एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की रचना। इन दोनों विधि में से आपको जो विधि अच्छी लगे या आसान लगे, आप उस विधि का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न की रचना की ओर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने खींचा 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB। उसके बाद हमारे जो रचना का चरण होता है वो होता है AB से न्यून कोण बनाती कोई किरण AX खींचेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि AB से हमने एक न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची है। इसके बाद हमारे रचना का जो दूसरा चरण होता है वो होता है AX पर 13 अर्थात M/N बिंदु A1 A2 इसी प्रकार से A13 तक इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 बराबर हो A1 A2 के, A1 A2 बराबर हो A2 A3 के, A2 A3 बराबर हो A3 A4 के, A3 A4 बराबर हो A4 A5 के। इसी प्रकार से A11 A12 बराबर हो A12 A13 तक। यानी कि अब हम किरण AX पर 13 बिंदुओं को अंकित करेंगे और M यहाँ पर है हमारा 5 और N है 8, जिसे योग करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 13। तो यहाँ पर अब हम किरण AX पर 13 बिंदुओं को अंकित करेंगे कुछ इस प्रकार से, और उन सबका नाम हमने दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 और इन सभी बिंदुओं की लंबाई एक बराबर होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B A13 को मिलाइए। यानी कि अब हम B और A13 को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B और A13 को। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13B के समांतर एक रेखा AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हम यहाँ पर A13B के समांतर एक रेखा खींचेंगे और समांतर रेखा खींचने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें A5 पर A13B कोण के बराबर कोण बनाना होगा। तो कोण बराबर बनाना आपने इससे पहले वाले रचना में सीखा है। चलिए उसी प्रकार से हम बराबर कोण बनाते हैं A5 पर। A5 पर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे M का जो मान है वो है 5, इसलिए हम A5 पर A13B के समांतर एक रेखा बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमने A13B के समांतर एक रेखा बनाई जो कि रेखाखंड AB को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु C पर। तो ये जो हमने रचना की है इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि AC अनुपात CD बराबर है 5:8 के। तो इस तरह हमने 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को विभाजित किया है 5:8। तो इस तरह आप किसी भी दिए गए रेखाखंड को किसी भी दिए गए अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रचनाएं की भूमिका और रेखाखंड का विभाजन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे रेखाखंड का विभाजन भाग 2। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी चीन के बारे में चर्चा करते हुए वहां पर व्यापारिक कंपनियों के आगमन की चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रांसीसी व्यापारियों का क्या उद्देश्य था, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में
अर्थात उस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और वहीं पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था और चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाते थे। चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इन क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा का भी विकास किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई जहां का शासक भारतवंशी था। दोस्तों, कंबुज भारतीय संस्कृति का एक प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राज सूर्यवर्मा ने अंकोर मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर हिंदुस्तान और चीन के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला तब पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। दोस्तों, इन पुर्तगालियों ने 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का भी आगमन होता रहा, परंतु इन कंपनियों ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। सन 1947 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 में कोचीन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं सदी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन शुरू हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हो गया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। दोस्तों, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डचों और ब्रिटिशों से प्रतिस्पर्धा करना था। दूसरा कारण यह भी था कि भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से थी, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा। हिंद चीन से वे भारत और चीन दोनों को कठिन परिस्थितियों में भी संभाल सकते थे। यह क्षेत्र उन्हें औद्योगिकरण और वस्तुओं के बाजार के लिए उपयुक्त लगा। उपनिवेश की स्थापना के पीछे एक कारण यह भी था कि फ्रांसीसी सोचते थे कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना उनका नैतिक दायित्व है। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का और जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 तक
वियतनाम चावल का विश्व में तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। इन्हीं वजहों से किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर ही रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। यही कारण था कि 1920 के दशक तक छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। फ्रांसीसी शोषण के कारण ही हनोई विश्वविद्यालय भी बंद करना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हिंद चीन के बारे में चर्चा करते हुए व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी व्यापारियों का उद्देश्य, इन बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता तथा हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन से क्षेत्र आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उपरोक्त सभी। हिंद चीन के दक्षिण में क्या स्थित है? भारत, भूटान, चीन सागर, अरब सागर। प्राचीन काल से तोकिन एवं अन्नाम में किसका प्रभाव था? जापान, चीन, फ्रांस, वियतनाम। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498, 1468, 1455, 1948। कंबुज का पतन कब हुआ? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। इनके सही उत्तर हैं गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspires-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। उपलब्ध है तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।